हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 7 की पुस्तक अतीत से वर्तमान, अध्याय 2, नए राज्य एवं राजाओं का उदय, भाग 1। तो ये अध्याय शुरू करते हैं। शबनम और इमरान दोनों को ऐतिहासिक धारावाहिक देखने का शौक था। ऐसा ही एक धारावाहिक पृथ्वीराज चौहान का दूरदर्शन पर प्रसारण हो रहा था। इस धारावाहिक को देख दोनों के मन में पृथ्वीराज से संबंधित कई प्रश्न पैदा हुए। जैसे पहला, पृथ्वीराज किस राज्य का राजा था? दूसरा, उस समय इनके समकालीन और कौन कौन राजा हुए? तीसरा, उस समय हमारे देश की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? तो पिछले अध्याय में आपने देखा कि भारत के पश्चिम किनारे पर अरबों का आगमन हुआ और उनकी सत्ता स्थापित हुई। उस समय उत्तरी एवं मध्य भारत के राजनीतिक मानचित्र पर राजपूतों का उदय हुआ। सच तो यह है कि गुप्त वंश के पतन के बाद 7वीं से 12वीं सदी के बीच एक नई प्रवृत्ति का उदय हुआ। राजनीति के क्षेत्र में टूट की प्रक्रिया आरंभ हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर और दक्षिण भारत में अनेक छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। समय समय पर हर्ष जैसे शासकों ने एक बड़े भूभाग पर शासन करने का प्रयास किया, परंतु बाद के शासकों को उसमें आशातीत सफलता नहीं मिली। तो आइए अब देखते हैं नए राजवंशों का उदय। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि राजवंश के राजाओं के अधीनस्थ कर्मचारी, सामंत, बड़े भूस्वामी एवं योद्धा सरदार थे। जब उनके स्वामी कमजोर पड़ गए तो उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने को शासक के रूप में स्थापित कर राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली। दक्षिणापथ के उत्तरी भाग में मानेखेत उसकी राजधानी थी। कुछ अन्य शासक जैसे गुर्जर प्रतिहार संभवतः ब्राह्मण थे। इन्होंने अपने परंपरागत कार्य छोड़कर शस्त्र अपना लिया और मध्य भारत में एक स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की। इस वंश का महत्वपूर्ण राजा नागभट्ट प्रथम था, जिसने अरबों से लोहा लिया। ग्वालियर प्रशस्ति में उसे मल्लेच्छों का नाशक बताया गया है। तो आइए अब देखते हैं नागभट्ट की उपलब्धियां। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का वर्णन किया है। ग्वालियर से मिली संस्कृत की एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र, सैंधव, विदर्भ और कलिंग का राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुध को विजित किया। उन्होंने वंग, अनर्क, मालवा, फिरात, तुरुस्क, वत्स, मत्स्य के राजाओं को पराजित किया। कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जहां नए शासक उस क्षेत्र के महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा चुने गए थे। बिहार एवं बंगाल के प्रथम पाल शासक गोपाल का चयन ऐसे ही हुआ था। तिब्बती इतिहासकार लामा तारनाथ भी इसकी पुष्टि करते हैं। खलेमपुर ताम्रपत्र से भी ज्ञात होता है कि अराजकता से तंग आकर बंगाल के प्रजा ने स्वयं गोपाल को अपना राजा चुना। इसी के वंशज आगे पाल वंश के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुछ उदाहरण महिला शासकों का भी है। महिला शासक का सबसे जाना माना उदाहरण कश्मीर की रानी का है, जो दिद्दा अथवा बड़ी बहन के नाम से लोकप्रिय थी। वह मंत्रियों और सेना की मदद से रानी बनी। तो ऊपर वर्णित दृष्टांतों से हम समझ सकते हैं कि यह जरूरी नहीं था कि शासक किसी शासकीय परिवार से ही संबंधित हो, अथवा अधीनस्थ कर्मचारी कुछ स्थितियों में शासक भी बन सकते थे। अन्य लोग मंत्रियों, सैनिक और महत्वपूर्ण लोगों के समर्थन से शासक बने। इस काल के इतिहास में 4 राजपूत वंश सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। वे हैं प्रतिहार या परिहार, चौहान या चहमान, सोलंकी या चालुक्य और परमार। कई सामंतों ने भी स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की। तो आइए अब देखते हैं सामंत।
उस समय के कई अभिलेखों और किताबों में इस वर्ग के लोगों का जिक्र है। इस वर्ग के लोगों के लिए कई नाम भी प्रचलित थे, जैसे सामंत, राय, ठाकुर, राणा और रावत। आपको याद होगा कि पहले के समय के राजा युद्ध में जब किसी राजा को हराते थे तो उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लेते थे। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य भी होगा कि 400 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच के समय में युद्ध में हारे हुए राजाओं को आमतौर पर अपने राज्य वापस भी मिल जाते थे। बदले में उन्हें कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। पराजित राजा को यह स्वीकार करना पड़ता था कि विजयी राजा उसका स्वामी है और वह विजयी राजा के चरणों में रहने वाला सेवक। विजयी राजा अधिपति कहलाता था, पराजित राजा उसका सामंत कहलाता था। यह दिखाने के लिए कि वह किस राजा का सामंत है, पराजित राजा को अपने नाम के आगे यह बात लिखनी पड़ती थी। तो आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। परम भट्टारक परमेश्वर महाराजाधिराज श्री भोजदेव के चरणों में रहने वाले महासामंत महाराजाधिराज श्री क्षितिपाल का शासन था। तो आपने यहाँ क्या पाया? आपने पाया होगा कि भोजदेव और क्षितिपाल दोनों के नाम के साथ उपाधियां लगी हैं, पर सामंत की उपाधि राजा की उपाधि से छोटी है। इसी से पता चलता है कि राजा अधिक शक्तिशाली माना जाता था। सामंत बनने पर हारे हुए राजा को और भी कई शर्तें माननी पड़ती थी। उसे अधिपति के दरबार में समय समय पर मूल्यवान भेंट भेजनी पड़ती थी। मौके पर उसे खुद अधिपति राजा के दरबार में हाजिर होना पड़ता था। आवश्यकता पड़ने पर सामंत को अधिपति राजा की मदद के लिए अपनी सेना भी भेजनी पड़ती थी। इस समय जितने भी छोटे बड़े राजा थे वे सामंत बनाने की नीति ही अपनाते थे। तो भूमि के स्वामित्व और उससे संबंधित सेवा की कुछ शर्तों पर आधारित व्यवस्था को सामंतवादी व्यवस्था कहते हैं। आइए अब देखते हैं राज्यों में प्रशासन। राजा प्रशासन का केंद्र बिंदु अर्थात सर्वशक्तिमान होता था। जैसा कि उनकी बड़ी बड़ी उपाधियां जैसे महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परमेश्वर, त्रिभुवन चक्रवर्ती आदि से बोध होता है। अभिलेखों तथा तात्कालीन साहित्य में केंद्रीय शासन से संबद्ध अनेक पदाधिकारियों का उल्लेख है, जैसे संधि विग्रहिक अथवा विदेशी विभाग का प्रधान, अक्षपट्टालेख अथवा आर्थिक या राजस्व मंत्री, भांडागारिक अथवा राजकीय भंडार का अधिकारी, महादंड नायक अथवा पुलिस विभाग का प्रधान आदि। सर्वशक्तिमान होने के बावजूद राजा अपने सामंतों के साथ साथ ब्राह्मणों, किसान तथा व्यापारी संगठनों के साथ सत्ता की साझेदारी करते थे। प्रायः राज्यों में उत्पादकों का एक वर्ग था जिसमें किसान, पशुपालक एवं कारीगर आते थे। राज्य की आय के अनेक स्रोत थे, किंतु मूल स्रोत राजस्व ही था, जिसे राजयोग या उपरिकर कहा जाता था। सभी उत्पादकों से अपने उत्पाद का एक हिस्सा लगान मानकर वसूला जाता था। व्यापार तथा उद्योग कर भी आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। किसानों को अपनी उपज का 1/6 तथा 1/3 के बीच भू राजस्व देना होता था। उपरोक्त स्रोतों से प्राप्त आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा मंदिरों अथवा किलों के निर्माण में लगाए जाते थे। इन संसाधनों का उपयोग युद्धों में होता था। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्रपत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। ये ब्राह्मण शासकों के लिए यज्ञ करते थे। वे शासकों के लिए वंशावली भी तैयार करते थे, जिसमें यह दिखाने का प्रयास करते थे कि शासक किस प्रकार से पुराने और वैभवशाली शासक परिवारों से संबंधित हैं। आइए अब देखते हैं कन्नौज के लिए संघर्ष। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद संपूर्ण प्रायद्वीप में 3 महत्वपूर्ण शक्तियों का उदय हुआ। ये 3 महत्वपूर्ण शक्तियां थी मध्य एवं पश्चिमी भारत के गुर्जर प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल। अपने अपने क्षेत्रों में इन सभी ने लंबे समय तक राज किया, किंतु इन सभी का अधिकांश समय आपसी संघर्ष में बीता।
इस संघर्ष का अखाड़ा कन्नौज बना। आइए इस पर गौर करें कि कन्नौज आखिर क्यों इनके संघर्ष का केंद्र बिंदु बना। तो उसका कारण है, पहला, तो जैसा कि कक्षा 6 में आपने पढ़ा था कि कन्नौज हर्ष की राजधानी और उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध नगर था। जो इस नगर पर अधिकार कर लेता वह उत्तर भारत के राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता। दूसरा, पालों के लिए मध्य भारत तथा पंजाब और प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों के लिए गंगा के मैदान में पहुंचने के मार्ग पर कन्नौज से बेहतर नियंत्रण हो सकता था। तीसरा, कन्नौज गंगा के तट पर स्थित होने के कारण नदी मार्ग से होने वाले व्यापार की दृष्टि से उत्तर एवं पूर्वी भारत के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी थी। तीनों राज्य इस संघर्ष में लगे रहे और बारी बारी से इन्होंने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। इतिहासकारों ने इसे कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष कहा है। कन्नौज पर अधिकार स्थापित करने की इच्छा रखने वाले तीनों शक्तियां परस्पर युद्ध करते करते थक गए थे। वे आपस के युद्धों में इतने व्यस्त हो गए कि उनको यह भी पता न चला कि वे कितने कमजोर हो गए हैं। अंततः इन तीनों राज्यों का पतन हो गया। उनकी शक्ति लगभग एक समान थी और वे मुख्यतः विशाल सेनाओं पर निर्भर करती थी। इन सेनाओं का खर्च उठाने के लिए आवश्यक स्रोत भी एक समान थे। इनके राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस सैन्य अभियानों में खर्च हो गया। हमेशा संघर्ष में लगे रहने के कारण इनका ध्यान अपने सामंतों से हट गया। अवसर का लाभ उठाकर धीरे धीरे इन सामंतों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। सामंतों की अवज्ञा और उत्तर पश्चिमी तथा दक्षिण के आक्रमणों ने उत्तरी भारत को और भी कमजोर कर दिया। जब उन पर उत्तर पश्चिमी से तुर्कों का आक्रमण हुआ तब वे सही ढंग से अपनी रक्षा न कर सके। इन आक्रमण करने वालों में सबसे पहला महमूद गजनवी था। इससे पहले कि हम आक्रमणों का अध्ययन करें, इस विषय में यह जानना आवश्यक है कि उस समय भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति क्या थी। उस समय संपूर्ण प्रायद्वीप अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा था। उनके आपसी संबंध अच्छे नहीं थे। उत्तरी भारत में हिंदूशाही, कन्नौज, कालिंजर, गुजरात, बुंदेलखंड, मालवा, बंगाल, कश्मीर इत्यादि कुछ प्रमुख राज्य थे। इनमें कोई भी राज्य इतना शक्तिशाली नहीं था जो इन्हें एक रखकर योग्य नेतृत्व प्रदान कर सके। राजनीतिक एकता के अभाव में सामंतीकरण की प्रक्रिया भी जारी रही। एक केंद्रीय राज्य के अंतर्गत अनेक छोटे बड़े सामंतों का अस्तित्व था। ये सामंत अपनी क्षेत्रीय चेतना तथा सैनिक शक्ति द्वारा केंद्रीय सत्ता को कमजोर करने का अवसर तलाशते रहते थे। यद्यपि राजपूत उस समय उत्तर भारत की महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति थे, पर उनकी कुछ अपनी कमजोरियां थी। राजपूतों में युद्ध को गौरवपूर्ण रूप प्रदान किया गया था। प्रायः शासक अपने सम्मान की रक्षा के लिए आपस में ही युद्ध करने के लिए तत्पर रहते थे। इन राज्यों में बाहरी आक्रमणकारियों का मिलकर सामना करने की भावना नहीं के बराबर थी। इसके अतिरिक्त दो मुस्लिम राज्य भी थे। मुल्तान का राज्य जिसमें शियाओं का प्रभुत्व था और मंसूरा का राज्य जिसमें अरब वंशी शासक था। तुर्क आगमन के समय भारत की सामाजिक दशा भी बहुत अच्छी नहीं थी। तत्कालीन समाज में शासक वर्ग, सैनिकों एवं आम जनता में तालमेल का अभाव था। राजा और जनता के बीच दूरी काफी अधिक थी। प्रशासन तथा सेना के कुछ पदों पर ब्राह्मणों तथा राजपूतों की अधिकांश नियुक्तियां वंशानुगत होती गई। इसमें एक ओर तो अन्य वर्ग तथा जाति के लोग राज्य के प्रति उदासीन होते गए और दूसरी ओर अयोग्य व्यक्ति भी उत्तराधिकारी के रूप में उच्च प्रशासनिक पद पर प्राप्त करने लगे। समाज का हर व्यक्ति सैनिक नहीं बन सकता था। देश जैसी व्यापक अवधारणा से आम लोग परिचित नहीं थे। शासकों के बदल जाने से आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसी परिस्थिति में निम्न वर्ग में संकट के समय में राज्य के लिए कुछ कर सकने की भावना नहीं के बराबर थी। इस काल में परंपरागत चार मुख्य वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के अतिरिक्त अनेक उपजातियां एवं नई जातियां का प्रादुर्भाव हुआ। वर्ण व्यवस्था ने लोगों की विचारधारा को संकुचित कर दिया और उसमें बाहरी आदान प्रदान के लिए स्थान न रहा। जैसा कि तारीख़-ए-हिंद के लेखक अल बरूनी ने संकेत किया, हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि भारत के समान और कोई देश नहीं है, कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है
कोई राजा उनके राजा के समान नहीं है तथा अन्य कहीं भी विज्ञान उनके विज्ञान के समान नहीं है। तो आइए अब देखते हैं महमूद गजनवी। गजनी आधुनिक अफगानिस्तान में स्थित एक छोटा सा राज्य था। एक तुर्क सरदार ने 10वीं शताब्दी में इस राज्य की स्थापना की थी। उसके उत्तराधिकारियों में महमूद भी था। वह गजनी को एक बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य बनाना चाहता था, अतः उसने मध्य एशिया के कुछ भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से को जीत लेना चाहा। सन 1010 और 1025 के बीच महमूद ने उत्तर भारत के केवल उन नगरों पर आक्रमण किया जिनमें बहुत से संपन्न मंदिर थे। इन नगरों में मथुरा, थानेश्वर, कन्नौज, वृंदावन और सोमनाथ थे। इनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर अपने धन और वैभव के लिए काफी प्रसिद्ध था। सन 1030 ईस्वी में महमूद की मृत्यु हो जाने पर उत्तर भारत के लोगों को राहत मिली, क्योंकि उसके आक्रमणों से सामान्य जनजीवन प्रभावित होता था। समकालीन इतिहासकारों ने महमूद के भारत आक्रमण के उद्देश्य का विवरण देते हुए लिखा है कि महमूद भारत में इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा को स्थापित करना चाहता था, जबकि कुछ इतिहासकार का मानना है कि महमूद का उद्देश्य भारत में धन लूटना ही था, ताकि इस धन से मध्य एशिया में साम्राज्य विस्तार के लिए सैनिक साधन जुटा सके। तो आइए अब देखते हैं आक्रमणों का प्रभाव। महमूद के आक्रमणों का प्रभाव भारत पर अस्थायी नहीं प्रतीत होता है। उसने भारत में कोई अस्थायी राज्य बनाने का प्रयास नहीं किया। हर विजय अभियान के बाद धन लूटकर वह गजनी वापस लौटता रहा। भारत पर उसने लगभग 17 बार आक्रमण किए और प्रत्येक बार भारतीय राजाओं की सैनिक शक्ति को आघात पहुंचाया तथा उन्हें पराजित किया। इन आक्रमणों से बाहरी शक्तियों को भारत की राजनीति एवं सैनिक दुर्बलता का पता चला। आगे चलकर तुर्क और अफगानों ने कई बार भारत पर चढ़ाई की तथा एक अस्थायी साम्राज्य की स्थापना में सफल रहे। अपनी नकारात्मक छवि के बावजूद महमूद के आक्रमणों ने इस्लामी और हिंदू संस्कृति के बीच संपर्क में योगदान दिया। शाहनामा नामक महाकाव्य का लेखक फिरदौसी उसी के संरक्षण में रहा। उसी ने मध्य एशिया के प्रसिद्ध विद्वान अल-बेरूनी को भारत भेजा। उसने भारत के संबंध में अपनी प्रसिद्ध रचना तहकीकाते हिंद लिखी। इस पुस्तक में भारत और यहाँ के निवासियों के सामाजिक जीवन का विस्तार से वर्णन किया गया है। महमूद गजनवी के आक्रमणों के लगभग 150 वर्षों बाद तुर्कों के आक्रमण का दूसरा चरण उत्तरी भारत में आरंभ हो गया। इन आक्रमणों का नेतृत्व गौर के शासक मोहम्मद गौरी ने किया। उसकी इच्छा केवल लूटमार करने की ही नहीं थी, बल्कि वह उत्तर भारत को भी जीतकर अपने राज्य में मिला लेना चाहता था। मोहम्मद गौरी के अभियान बड़े व्यवस्थित होते थे। उसने यह महसूस किया कि मुल्तान और सिंध को केंद्र बनाकर भारत के भीतरी भाग को नहीं जीता जा सकता है, अतः उसने भारत विजय का केंद्र पंजाब को बनाया। पंजाब विजय के फलस्वरूप उसके राज्य की सीमा अजमेर और दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के राज्य की सीमा से स्पर्श करने लगी। 1191 ईस्वी में भटिंडा के निकट तराइन गांव के मैदान में हुए प्रथम युद्ध में गौरी पराजित हुआ। इस पराजय की परवाह किए बिना 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने पृथ्वीराज को पराजित किया। तराइन की जीत ने उत्तरी भारत में तुर्की राज्य की स्थापना को लगभग निश्चित कर दिया। गौरी के भारत पर आक्रमणों के दूरगामी परिणाम हुए। इसके फलस्वरूप दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जिसके बारे में आप विस्तार से अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इस अध्याय के बचे हुए शेष भाग को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप सबको हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।